800 million jobs will be lost. वॉरेन मैकलॉज जिन्होंने थ्योरी दी थी कि हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को रेडी कर सकते हैं क्या। इंडिया के अंदर अभी जो 2024 में बजट्स एलोकेट हुआ था दैट वाज अराउंड 10,000 करोड़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग। 2025 के अंदर वो बजट डबल हुआ है 20,000 करोड़ कि 2030 तक जो पूरा वर्ल्ड ऑफ वर्क है जिसको हम कहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट ग्लोबली, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो कीरा सिस्टम के अंदर यू जस्ट पुट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पुट ऑन ऑल द डिटेल्स ऑफ योर केस, इट कैन गिव यू द प्रेडिक्शन। It is said progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. बदलाव हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और जब बदलाव बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत सारी गिनती में आते हैं तो हम उसको रेवोल्यूशन बोल देते हैं। ऐसा ही एक रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री 4.0, जिसके तहत बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, और इनमें से एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, और इसका जो प्रभाव है जो वो ज़िंदगी की आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऊपर बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा है, लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी लोगों के पास नहीं है। इसी विषय में आज हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर गुरविंदर पाल सिंह। आई एम द डायरेक्टर ऑफ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काला आम, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। ये संस्थान हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक हिस्सा है जो पिछले 23 सालों से इस इलाके में कार्यरत है, और इस इलाके की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ये संस्थान हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक हिस्सा है, और आज हमारा सौभाग्य है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय के ऊपर हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे दो विशेष मेहमान जो क्यूवॉल टेक्नोलॉजीज से हैं। क्यूवॉल टेक्नोलॉजीज एआई के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, जो 7 अलग अलग मुल्कों में काम कर रही है, और ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में ऑयल एंड गैस, एविएशन, डिफेंस और एजुटेक के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है, और इसने अपना अलग से नाम बनाया है इस क्षेत्रों में। इस वक्त हमारे साथ हैं दो हमारे मेहमान। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे पहले मेहमान मिस्टर संदीप सिन्हा से। संदीप सिन्हा के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एक क्वार्टर सेंचुरी का एक्सपीरियंस है। ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज और ग्लोबल इनिशिएटिव्स को देखते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं यूके से, और काउंसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए के साथ। उसके अलावा ये बहुत बड़े जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नासा और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, उनके साथ ये कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो हैं मिस्टर अविनाश कालरा जी। अविनाश कालरा जी बिजनेस हेड हैं नॉर्थ के इस कंपनी के, और इनके पास जो है पिछले 16 साल का एक्सपीरियंस है एजुटेक और स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में। इसकी खास बात है कि ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा नाम है इनका। 6 सिग्मा के साथ ये ग्रीन बेल्ट हैं, होल्डर हैं, और साथ ही इनके पास है रेड हैट का सर्टिफिकेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे चर्चाओं का विषय बना हुआ है, लेकिन लोगों के पास इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके विषय में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचिंग कम्युनिटी है, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी जानकारियां जो इस विषय में चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो आज के हमारे मेहमान हैं इस विषय में वो हमें जानकारी प्रदान करेंगे। तो मैं इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन जो है मैं पूछना चाहूँगा मिस्टर संदीप से। संदीप सर, ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, और आई थिंक बड़ा बेसिक सवाल है एआई को लेकर, क्योंकि एआई का इतना र्यूमर फैला हुआ है कि एआई हमारे को पॉजिटिव्स भी दे रहा है, नेगेटिव्स भी दे रहा है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल एवरीडे लाइफ में रोज़ यूज़ कर रहे हैं। एआई इस आप समझ लीजिए एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम है जो जिसको लिखना, पढ़ना, समझना और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना आता है। तो एआई एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपके डेटा को ना ही वो उसके बारे में समझता है, पर डेटा के अकॉर्डिंगली आपके डिसीजंस कैसे होंगे उसको प्रिडिक्ट करता है। अब अगर हम बहुत सिंपल बातें करें कि हम डेली बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। स्पॉटिफाई म्यूज़िक का चैनल है, यूट्यूब
नेटफ्लिक्स सब देखते हैं, तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से अगर स्पॉटिफाई की बात करते हैं, तो जैसे हिसाब से आप गाने सुन रहे हैं वो आपके मूड को प्रेडिक्ट करके आपके लिए गाने सजेस्ट कर। सिमिलरली शॉपिंग साइट्स होती हैं अमेजोन वगैरह के, उनका एआई आपकी प्रिडिक्शन देखता है, आपकी लाइकिंग देखता है और आपको एक सजेस्टिव सपोर्ट प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देता है कि हमें लगता है कि आपके लिए ये अच्छे रहेंगे। तो वो सिस्टम है एआई का जो आपके पैटर्न को रीड कर रहा है, आपके डेटा को कलेक्ट कर रहा है और उसके साथ वो आगे आपको एक सजेशन दे रहा है, प्रेडिक्शंस दे रहा है कि आपको ऐसे डिसीजन लेना चाहिए। तो दिस इज द वेरी लेमन टर्म ऑफ एआई। तो सर क्या हम इसकी एक्सटेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस कहाँ तक ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकता है? सर ये रिप्लेस, मैं जो वर्ड है उससे एग्री नहीं करता हूँ कि रिप्लेस करेगा। ये रिप्लेस नहीं करेगा, ये बेसिकली आपको और ऑर्ग्यूमेंट करेगा, आपकी थिंकिंग को ऑर्ग्यूमेंट करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं एज ह्यूमंस हम एक हमारे साइकोलॉजी में है कि हम एक डिसीजन को लेने से पहले उसका प्लस एंड माइनस देखते हैं और हम कभी ना कभी हेजिटेट कर जाते हैं। बहुत सारी जो क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफेंस की बात है, इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं, राइट? अभी हमारे कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे नेबर्स के साथ भी हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसएग्रीमेंट या फिर जहाँ, सो वहाँ पे जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, अगर वो एआई जनरेटेड नहीं होगा और वो एआई से नहीं करेगा, तो वो जो इमीडिएट एक्शन है, जो वहाँ से एक मिसाइल आ रही है, वो दो बार सोचेगा नहीं। उसको पता है कि आई हैव टू क्लोज इट एंड आई हैव टू स्क्वायर इट ऑफ राइट देयर एंड देयर, तो वो वहीं से उसको एक्शन लेके करेगा। अब यहाँ पे अगर एक ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन माइंड के पास डेटा आ गया है और उसको पता है उसको करना है, बट कभी ना कभी वो जो प्रिसिशन है वो माइट लूज कर सकते हैं आप। बट वेयर एज जब हम एआई से डेटा लेके हम एक्शन ले रहे हैं, वो बहुत प्रिसाइज होगा। तो रिप्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, ऑर्ग्यूमेंट करेगा हमारे थिंकिंग को, हमारे अपने डिसीजन मेकिंग पावर को। दैट्स वेयर एआई वर्क्स टुगेदर विद द ह्यूमन टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, अब आप बात आ जाती है, क्यूरियोसिटी है लोगों में कि ये आफ्टर ऑल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है? तो मैं मिस्टर विनाश, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें एनलाइटन करेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ सारा इसका सफ़र? श्योर सर। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब ह्यूमन ब्रेन इतने अच्छे से काम कर सकता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाई। तो सबसे पहले हम इसका एक चीज़ समझते हैं, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है तो हमारे ब्रेन्स के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है या जो भी प्रोसेस है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। तो 1943 के अंदर एक पर्सन थे वॉरेन मैकलॉज, तो जिन्होंने थ्योरी दी थी कि हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को रेडी कर सकते हैं क्या। इसके ऊपर फिर बाद में बहुत सारा काम हुआ। तो 1956 के अंदर कुछ टेक्नोलॉजिस्ट का एक सेमिनार हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क माउथ कॉन्फ्रेंस, राइट, जहाँ पे वर्ल्ड के डिफरेंट टेक्नोलॉजिस्ट, वहाँ पे पहली बार नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 1956 के अंदर ये नाम आया, जिसके बाद इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च हुई। लेकिन 1966 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहला चैटबॉट आया था जिसका नाम था एलिजा। एलिजा अब वो चैटबॉट सिर्फ और सिर्फ आपके कम्युनिकेशन के लिए था, एक बहुत जनरल कम्युनिकेशन वो लेके आता था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब 1966 के इंप्रूवमेंट्स के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस को वो सॉल्व नहीं कर पाया। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने, गवर्नमेंट्स ने वो फंडिंग को कम कर दिया। इसके बाद में रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन कहाँ आया? जब 1996 के अंदर डीप ब्लू करके एक चेस गेम आई थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। दैट वाज इन 1996। हालांकि लोगों को उसके बारे में पता है कि 1997 में आई थी, बट वो 1996 के अंदर पहला उसका वर्जन IBM ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर जो उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन थे गैरी कैस्परोव, यस, उन्होंने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन को सबसे पहले हराया था 4-2 से। IBM ने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया, जो गैरी कैस्परोव के मूव्स थे उसको स्टडी किया, उसको अपग्रेड किया, और 1997 में सेकंड जब अटेम्प्ट हुआ इस मैच का, उसमें डीप ब्लू ने गैरी कैस्परोव को हराया। उसके बाद इसके अंदर रेवोल्यूशन आया, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आई, लोगों को लगा यस कि अब ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की जरूरत है, जहां पे कहीं ना कहीं ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट को कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद 2011 में सीरी और ये सब आना शुरू हुआ। 2023 में चैट GPT इज देयर। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जरूरत पड़ी है वो यहाँ पड़ी है जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम किया जा सके, जहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके, जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग आपको चाहिए। अगर आप देखेंगे तो AI ऑब्वियसली इज अ बज़वर्ड, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसको बहुत अच्छे से यूज कर रही हैं और बहुत जगह पे सिर्फ ऑटोमेशन के लेवल पे रह गया। हाँ जी सर, क्या आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बता सकते हैं कि ये जो AI का यूजेज है, जो लाइव यूजेज है, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है? तो योर क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड सर, कि कहीं ना कहीं रियल लाइफ में कहाँ किस इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, तो इट विल गिव अ गुड हेल्प टू स्टूडेंट्स।
तो आई कैन टेक एन वेरी इजी एग्जांपल विच इज़ डिफेंस फोर्सेस। तो जब मैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस की बात करता हूँ तो अभी दो एग्जांपल आपको उसमें देता हूँ। द फर्स्ट एग्जांपल इज फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू एआई। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अमरनाथ यात्रा से पहले फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास को इंस्टॉल किया पूरे जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर। ठीक है। तो जिसके अंदर वो क्रिमिनल डेटाबेस से या टेररिस्ट का जो भी डेटाबेस इंडियन गवर्नमेंट के पास है उससे उसको कनेक्ट किया गया। और रिसेंटली अभी कुछ लोग पकड़े भी गए हैं उसी की वजह से। हाँ, तो ऐसे जो आप अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं उनको you can keep them away. टू कीप देम अवे, टू गेट द रिड ऑफ देम, वो पकड़े गए उससे। सेकंड जो सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे अच्छा एग्जांपल अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबर कंट्री। तो उनके जो ड्रोन्स थे या जो मिसाइल्स थी उसको अगर एक ह्यूमन की तरह मैं सोचूं तो मैं बहुत मुझे टाइम लगेगा उसकी स्पीड को रिकॉग्नाइज करने में, वो कहाँ गिरेगी, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या वेपन चलाना है। बट जो एआई सिस्टम है, जो हमारे सुदर्शन डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर एआई इंजन इसको बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है। कौन सी मिसाइल किस डायरेक्शन से आई है उसको इमीडिएटली डिटेक्ट करके और इमीडिएटली उसके ऊपर उन्होंने फायर किया और उसको हवा में ही हम लोगों ने मारा। तो डिफेंस के अंदर ये बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है, विच इज अ क्विक रिस्पॉन्स सॉल्यूशन बना डिफेंस। हम नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं कहाँ कहाँ इफेक्ट हो रहा है। अभी ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जिनके लिए हम बात कर रहे थे। हेल्थ केयर में बहुत यूज़ हो रहा है। बहुत सारी रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं जो कोलैबोरेशंस पे हो रही हैं, वेयर जो रोबोट्स भी सर्जरी कर रहे हैं और साथ में जो डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, अगर उनको एक रिमोट कोलैब में कहीं फॉरेन में कोई दूसरी जगह पे एक एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे अगर लाइव रियल टाइम कॉन्वर्जेशन करनी है वाइल दे आर ऑपरेटिंग, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। आपका जो डेटा है, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं और आपका उनको अगर लाइव रिपोर्टिंग चाहिए कि नहीं अच्छा बॉडी टेम्परेचर अपराइज हो रहा है या प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, सो दैट डेटा इज ऑल्सो गोइंग टू देम लाइव। अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, ओके देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वेट लेट्स डू दिस इन अ डिफरेंट वे। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी आ गई हैं। कैंसर रिसर्च में देयर इज़ अ मेजर यूज़ ऑफ एआई फॉर, जहाँ पे हम वो नई मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, वो उसका क्या प्रीवियस डेटा क्या है, वो क्या इफेक्ट हो रहा है, और वो अभी जो नई मेडिसिन आ रही हैं विच आर लुकिंग एट रिमूविंग द कैंसर फ्रॉम द बॉडी एंड द पार्ट वेयर इट इज स्टार्टिंग, उसके ऊपर काम करो, उसकी जीन्स के ऊपर काम किया जा रहा है कि हाउ इट इज़ इवॉल्विंग। तो इस पे एआई इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन यूके रिगार्डिंग दिस। और हम जो बहुत छोटी सी एआई की बात करते हैं तो हम अमेजोन से कहीं दूर नहीं जाते। आपने अमेजोन में भी एक विश लिस्ट बनाई, ठीक है, विश लिस्ट बनाई, आपने तब खरीदी नहीं। अब आपको तब तक पीछे पड़ा रहेगा, आपकी मेल्स पे, आपके अलग अलग आप मेल पे वो पिक्चर्स आती रहेंगी, इट विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ गुड एक्शन। ये सेम चीज़ एडवर्टाइजिंग में होती है, विच वी कॉल हैमर एडवर्टाइजिंग, राइट? जहाँ पे आपको एक ही प्रोडक्ट को इतनी बार दिखाया जाता है कि वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप उसको जाके परचेज कर लेते हो, डिमांड क्रिएट हो जाती है। एंड यहाँ पे एआई क्या कर रहा है? एआई आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपने विश लिस्ट में ये चीज़ें डाली हुई हैं, लेट्स बाय इट एंड लेट्स फिनिश इट ऑफ, राइट? सो दिस इज वेयर एआई हमारी लाइफ में इतना घुस चुका है कि मैं आज अगर दूध का पैकेट भूल भी जाता हूँ मेरे ऐप के ऊपर, वो मेरे को रिमाइंड कराएगा कि सर आपका दूध का पैकेट नहीं है, घर पे डांट पड़ेगी, ले लो। आपके अमेज़न वाले से मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल और याद आया, जो ये विश लिस्ट की बात कर रहे हैं। आप कभी भी देखिएगा कोई प्रोडक्ट है, अगर आपने वो विश लिस्ट में डाला है, आपको नोटिफिकेशन तो आएगा दिस इज योर विश लिस्ट, योर कार्ट इज वेटिंग फॉर यू। बट लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप अपना विश लिस्ट खोलोगे ना, तो जो डिलीवरी टाइम है ना वो आपको कम दिखेगा। उसका रीजन ये है कि अमेज़न एक बहुत सिंपल एल्गोरिदम पे काम करता है। जो भी प्रोडक्ट आपने देखा उसको विश लिस्ट में डाला, उसको आपको आपके अमेज़न के नियरेस्ट फैसिलिटी के अंदर वो बाय डिफॉल्ट डिलीवर करा देता है। ग्रेट। सो दैट आपको एक क्यूरियोसिटी रहे, अरे यार ये तो पहले 7 दिन में आ रहा था, तो 2 दिन में आ रहा है, तो आप उसको ऑर्डर कर लेते हो। तो दिस इज द साइकोलॉजी दे प्ले, दिस इज द एआई इंजन दैट प्लेज। आई सी। तो आपकी इमीडिएट रिस्पॉन्स में वो बहुत हेल्प करता है इन चीजों में। ठीक ठीक। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं। एक लास्ट एग्जांपल आपको मैं और ऐड करता हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फिनटेक में अभी तक हमने नहीं सोचा था दैट द पीपल विल बी एक्चुअली यूजिंग एआई व्हिच इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट, ठीक है, बट टू रीड इन्वेस्टर्स माइंड कि वो इनका माइंड फ्रेम कैसा है। सो दे आर यूजिंग टू थिंग्स, दे आर यूजिंग स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग साइकोलॉजी एंड देयर एआई पैटर्न्स, हाउ व्हाट इज द इन्वेस्टर्स पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, एडवेंचरस है या करेजियस इन्वेस्टर है, एंड अकॉर्डिंगली द सॉल्यूशंस आर सेंट टू हिम कि बॉस यू नीड टू आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपका पैटर्न ऐसा है। वो पूरी एल्गोरिथम ही ऐसी बनी है कि वो उसको रीड कर रहा है अपने इन्वेस्टर के पैटर्न को कि वो कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ का इन्वेस्ट कर रहा है। तो वही अगेन इट इज गॉन एवरीवेयर। कोई भी ऐसा जिंदगी का एरिया नहीं होगा ऐसा
क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर ये एआई का इन्विजन नहीं है। Absolutely, और बल्कि ये है कि आम आदमी को तो इसका पता ही नहीं है जी, कि ये एआई जी, है, जी। इसमें काम कर रही है पीछे, जबकि एआई का रेवोल्यूशन जो है ऑलरेडी आ चुका बहुत है। आ चुका है, हर व्यक्ति के जीवन में एआई है। इसका ज़्यादा जो काम हुआ स्टार्टिंग में, तो वो किन देशों में हुआ? तो आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज थर्ड इन इवॉल्वमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट अगर मैं अडॉप्टेबिलिटी की बात करूं या उसके यूसेज की बात करूं तो इंडिया इज नंबर 1। Apart from that, when we talk about ChatGPT, when we talk about Kira Systems, when we talk about Rose Consulting, तो ये सब जो कंपनीज हैं ये यूके यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। तो अब्रॉड के अंदर जब हम यूके और यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका डेवलपमेंट पे काम हुआ है। डेवलपमेंट पे ऐसे ही आ जाता है कि ये जब ये इतना बड़ा बज़वर्ड बन गया, अब सोचा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर हम आगे आने वाले टाइम में कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसका जो प्रभाव है ज़िंदगी की हर फील्ड के ऊपर सोचा जा रहा है। तो इसके कोई ना कोई ग्रोथ फैक्टर्स तो जरूर होंगे जिन्होंने इसको पनपने में मदद की। तो क्या वो बताए जा सकते हैं कि कौन से ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सारी की सारी दुनिया में ये वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैला हुआ है और इसका प्रभाव हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे डिफेंस फोर्सेज हो, चाहे वो हेल्थ हो, तो हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि इसका प्रभाव है। तो ग्रोथ फैक्टर कौन से थे इसके? सर, जब हम ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं इसके अंदर जो हमने इनिशियली जब मैं बोल रहा था कि एआई क्या है, एआई बेसिकली एक वो कंप्यूटर है जो सीख रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी डेटा को बढ़ा रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा है, साथ के साथ वो उसके रिलेटिव आपके डिसीजंस ले रहा है। तो जो दूसरे सिस्टम्स थे जैसे आईओटी और रोबोटिक्स वगैरह में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम्स थे ना, वो हम जैसा कि लेमन लैंग्वेज में बोले कि इन छोटे भाइयों को एक बड़ा भाई चाहिए था जो इनको बोले कि यार आपको ये करना है। सो द डिसीजन मेकिंग वाज डन थ्रू एआई Okay. and these all became part of it, who would now get the data from the AI and then they will react or act upon it. तो इसीलिए AI was much more buzzword. It was more used, it was more adapted by companies or by organizations, जहाँ पे उनको समझ में आया कि AI का जो डेटा है वो हमारे इन मशीन्स को एक अच्छे ऑप्शन देगा टू टेक द राइट स्टेप, एंड जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होगा वो और प्रिसाइज होगा। जस्ट टू ऐड इन योर पॉइंट, जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, जो एवोल्यूशन की बात करते हैं, यूरोप में तो नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री 5.0 है, लेकिन जब हम 4.0 की बात करते हैं तो 4.0 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आईओटी, जैसे संदीप ने बोला, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है। तो वो जो सेंसर्स हैं, हर सेंसर का अलग काम है, हर सेंसर का जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करने के लिए यू नीड अ ब्रेन। अभी ह्यूमन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रनिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या रनिंग ऑटोमाइजेशन के अंदर वो बैठ के कुछ डिसीजन ले। इट विल बी टू लेट। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ब्रेन का मिमिक, जैसे मैंने पहले बताया, वो चाहिए था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया, तो जो डिफरेंट सेंसर से डेटा आता है उसको एनालाइज करके इट हेल्प्स यू विद मोस्ट ऑफ द आउटपुट कंसर्न्स दैट यू वांट। हाँ, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्लैरिटी करने के लिए कि जो इंडस्ट्री 4.0 की जो दूसरी टेक्नोलॉजीज थी जिसकी आपने बात की, वो टेक्नोलॉजीज हैं, आईओटी है, साइबर सिक्योरिटी है और आपका रोबोटिक्स है। तो ये जो जितनी सारी टेक्नोलॉजीज थी, इनको आगे कंबाइन करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ी। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो डाइवर्सिफाइड फील्ड से आते हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ इसके साथ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड है, तो ओनली टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स दे कैन अंडरस्टैंड इट। पहले तो ये थोड़ा सा आप इसको क्लैरिटी कर दीजिए, ये उन्हीं के लिए लिमिटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं ना सर, ये मुझे लगता है एक ऐसी अजाइल टेक्नोलॉजी, इतनी फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है जो स्कूल के बच्चे से लेके पीएचडी स्टूडेंट्स तक इसको यूज कर रहे हैं। एक 10 साल के बच्चे से लेके आप और मेरे जैसे लोग भी इसको यूज करते हैं। तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका मल्टी डिपार्टमेंटल यूज़ है, मल्टी स्ट्रीम यूज़ है, मल्टी इंडस्ट्री यूज़ है। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग की या आईटी की, तो वो एक फैक्टर है जहाँ पे वो ड्यूल रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे वो इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और एंड यूज़र के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हेल्थ केयर है, एविएशन है, फार्मा है, मैकेनिकल है, सिविल है, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे यूजेस। तो संदीप सर, आपने जो सारे फैक्टर्स बताए, इसमें से क्या हम कोई एक फैक्टर को ले सकते हैं जिसने इस एआई के फील्ड में बूम लेके आया, वो फैक्टर? जी, अगर हम देखें द अडेप्टेबिलिटी
जैसे बड़ी है सबसे, अगर हम एक एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ले सकते हैं जो बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है यहाँ पे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस हुई रोबोट्स के थ्रू। उसका एक रीज़न था, when we were doing, जब एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में there is lot of work which is divided, कि एक इंसान पहिया लगा रहा है, एक इंसान नट टाइट कर रहा है, एक इंसान है कि चेसी फेंडर बना रहा है या वेल्डिंग कर रहा है। ऑब्वियसली ये एक मैन पावर यहाँ पे इंक्लूड ज़्यादा थी, कॉस्टिंग बढ़ रही थी, स्किल भी नहीं थी और प्रिसिशन जो है वो कम था। वहाँ पे ये AI से जो कंट्रोल्ड सारे रोबोटिक्स IoT इंटीग्रेशन जो हुआ, उससे बहुत फैक्टर चेंज करा। वहाँ पे एक तो जो स्पीड ऑफ वर्क इंक्रीज्ड, प्रिसिशन लेवल इंक्रीज्ड, स्किल जो मैन फोर्स जो हमारे पास नहीं थी, क्योंकि कंपनीज का बहुत पैसा लग रहा था टू फर्स्ट वर्क ऑन द स्किल ऑन द इंडस्ट्री लेवल। तो उनके लिए वो एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी कि हम पहले बंदे को ट्रेन करें, उसके बाद वो शॉप फ्लोर पे आए, फिर वो काम करे और शायद वो कुछ दिनों के बाद मूव ऑन हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक वो प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑलरेडी द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाज टेकिंग अ हिट अराउंड द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं दे हैड टू लुक फॉर मेजर्स कि हम इसको कैसे कंट्रोल में लाएं। सो आप BMW फैक्ट्री बोलें जर्मनी की या फिर हमारे गुड़गांव में जो मारुति की फैक्ट्री है, नाउ दे आर टोटली रोबोट्स नाउ। सो लाइक BMW, मैं खुद गया हुआ, मैंने देखा देयर इज हार्डली अ प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूमन आउट देयर बिकॉज द एंटायर प्लांट इज रनिंग ऑन रोबोट्स। From the scratch till the car is being entirely made, there's very less human intervention. जो ज़्यादा का हो रहा है काम वो सारा रोबोट्स कर रहे हैं, और प्रिसिशन आपको पता है BMW की कार्स की क्या, सो द प्रिसिशन इज मैट यू नो। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतनी बूम लेके आई कि इंडस्ट्री को भी समझ में आया कि हम एथिकली कहाँ सेव कर सकते हैं, प्रॉफिट्स मार्जिन पे भी काम कर सकते हैं, मैन पावर को हाँ हम लोग स्किल कर सकते हैं दूसरी चीज़ों पे, और हमारा जो प्रिसिशन है, क्वालिटी है, वो ख़राब नहीं हो रहा है। अलॉन्ग साइड द स्पीड ऑफ वर्क इज फास्टर। ठीक है। सो कहीं ना कहीं दिस इज वेयर द एडाप्टेबिलिटी ऑफ AI गॉट फर्दर अप। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो AI की इंटीग्रेशन वाली जो कैपेबिलिटी थी वो इसका बूम का कारण बनी, जो इंटीग्रेशन कर सकती थी बाकी की टेक्नोलॉजीज के साथ? जो हम फिर वही घूम के उसी बात पे आएंगे दोबारा, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड देन प्रिडिक्टिंग। सो जो सारा डेटा उसको एब्जॉर्ब करना, उसके बाद उसको लर्न करना और उसके बाद उसके एक प्रिडिक्टिव एक्शन को बताना, वो AI कर रहा था। दैट इज वेयर द एंटायर थिंग चेंज्ड एंड दैट इज वेयर द एडेप्टेबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज, बिकॉज लोगों को अब लगने लगा कि नाउ वी हैव समथिंग विच विल एक्चुअली गिव अस मोर एफर्ट्स, मोर एफिशिएंट वर्क, जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही है। आई बिलीव देयर आर सर्टेन मोर फैक्टर्स। अगर मैं ऐसे बात करूं, मान लीजिए जैसे मारुति का हमने एग्जांपल लिया, BMW का हम एग्जांपल लेते हैं, तो जब प्रोडक्शन लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्मॉल टास्क। जैसे उन्होंने बताया कि एक ने टायर लगाया, एक ने नट कस दिया, वो सब हो गया। बट व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, क्या वो लोगों को बढ़ाएंगे? या तो आपको लोग डबल करने पड़ेंगे, बट क्या उतनी एफिशिएंसी से वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जितनी एफिशिएंसी से रोबोट्स काम कर सकते हैं। सेकेंड, ह्यूमन एरर की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। जब भी आप कुछ काम करेंगे तो 100 में से 1 हो सकता है आपके लिए गलत हो, बट रोबोट्स काम नहीं कर सकते, ये गलती नहीं कर सकते। ह्यूमन अपना ब्रेन को 9 से 10%, 15% तक हाईएस्ट यूज कर सकता है। मेरे ख्याल से लास्ट 11% तक हमारे पास रिसर्च कर सकता है, बट AI कैन यूज इट्स ब्रेन 100%। ग्रेट। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं परफेक्शन की, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं हर चीज को एक्सपेडाइट करने की, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन वहां पे लैक करता है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लैक करता है, बट यस समवेयर जो डिसीजन मेकिंग है एज कम्पेयर टू AI, उसमें हम कहीं ना कहीं लैक मैच नहीं कर पाता, वो स्पीड से मैच नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ कि जो बूमिंग फैक्टर है उसके अंदर जो AI की हम लोग बात करते हैं, तो उसके अंदर ये कुछ फैक्टर्स नॉन नेगोशिएबल है। वेरी गुड सर, ये तो वाकई समझने वाली बात थी। वो बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब तक आप स्किलिंग को अपग्रेड नहीं करोगे, क्योंकि वो नट कसना है, टायर लगाना, या वो स्किल नहीं है। आपको आज की डेट में इंडस्ट्री स्किल्ड लोगों के साथ काम करना चाहती है, तो ह्यूमन को भी अपने आप को अपलिफ्ट तो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं वो ऐसे ही लोग चाहती हैं जो रिपेयरेबल हो, ट्रेनेबल हो। हमारा मुद्दा इस टाइम पे बहुत अच्छा है बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल राइट। और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना अच्छा पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, एक बहुत डीप बात कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स की कंपनीज को अभी स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। ओके। तो आप अपने स्किल्स पे काम करें अभी से।
टेक एडिशनल स्किलिंग प्रोग्राम्स, टेक एडिशनल, आई नो हम लोग उस सवाल पे आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं सर, बट बिल्कुल। मेरे को इस टाइम बहुत ज़रूरी लग रहा था ये बोलना कि बच्चों को अभी से अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, सो दैट उनको उनकी जो एब्जॉर्प्शन है कंपनीज के साथ वो और बेहतर हो जाए। ये एग्जांपल्स हैं कि रिप्लेसमेंट फ्रॉम बिल्कुल बिल्कुल रोबोट्स, सर, बट अगर आप ज़्यादा बिकॉज स्किल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यू पीपल आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, यू नो मच मोर देन अस, क्योंकि हम तो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हमें जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में जो चल रहा है वो उसके साथ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप हमें हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। और हमारे जो अभी स्टूडेंट्स बैठे हैं ऑडियंस में, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो डाइवर्सिफाइड फील्ड से आते हैं, तो इनका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हैं, ये फार्मेसी से स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग और एजुकेशन और लॉ के स्टूडेंट्स हैं। तो हर एक फील्ड के बच्चों का अपना अपना एक सोचने का तरीका होता है कि उनको वो लगता है कि मेरे फील्ड में पर्टिकुलरली क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे एआई कैन हेल्प माय करियर, और मैं उस एआई के क्षेत्र में मैं कैसे जा सकता हूँ, जी। या मेरे करियर बिल्डिंग में कैसे मदद कर सकती है। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एआई की? सर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। मैं कुछ फैक्ट्स के साथ अगर बात करूं, इंडिया के अंदर अभी जो 2024 में बजट्स एलोकेट हुआ था, दैट वाज अराउंड 10,000 करोड़ ओके, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग। 2025 के अंदर वो बजट डबल हुआ है, 20,000 करोड़। तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज दोनों बहुत सीरियस हैं एआई को लेके। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी की, बीसीए स्टूडेंट्स हैं, बीएससी आईटी स्टूडेंट्स हैं, जब हम टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उनके पास बहुत 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 स्कोप है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये लोग दोनों फील्ड पे काम कर सकते हैं, बैक एंड पे और फ्रंट एंड दोनों पे। ठीक है सर। बैक एंड में जब हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने आपको बताया, वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है, वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने के लिए एक आर्टिफिशियल ब्रेन है, लेकिन उस ब्रेन को भी इनपुट के लिए डेटा चाहिए। बिल्कुल, उस ब्रेन को भी वो भी एक कोडिंग बेस्ड है, वो भी एक प्रोग्राम्ड ब्रेन है। यस, तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत स्कोप है जहां पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिस्ट, इन टर्म्स ऑफ लॉट्स ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, ग्राफिकल आपको चाहिए, प्रेजेंटेशन फॉर्म में चाहिए आपको, या यू वांट इट एनालिटिकल फॉर्म। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूज ह्यूज स्कोप। ठीक है, एज पर मैकेंजी 2025 तक इंडिया के अंदर जो आज मैन फोर्स रिक्वायर्ड है, विच इज अराउंड 1 मिलियन, एंड ऑब्वियसली विच इज गोइंग टू बी इंक्रीज। ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में 2025 तक हमें 10,000 लोगों 10 लाख लोगों की जरूरत है। लेकिन अगर मैं इसको ग्लोबली लूँ तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि यूएस, यूके, या मैं यूरोपियन को अगर इसमें यूरोप को ऐड कर देता हूँ तो दिस डिमांड कैन गो अप टू बिलियंस। हाँ, अच्छा, ये तो होगी जो स्टूडेंट्स हैं जो टेक्नोलॉजिकली लर्नड हैं या उस एरिया में हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी है। दूसरे एरियाज़ में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे फार्मेसी है, तो उस एरिया में एआई का क्या रोल हो सकता है, और कौन सी जो संभावनाएं हैं उनके जॉब्स के लिए वो क्या हो सकती हैं? सो व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मेसी, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो फार्मेसी के होंगे उनके हो सकता है माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, कि यार मैं एआई के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन फार्मा के अंदर भी स्टूडेंट्स एआई के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एआई फार्मा के अंदर यूज कहाँ होता है या कहाँ कहाँ हो सकता है। जब हम बात करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की फार्मा के अंदर, तो जो एआई है दैट कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। यस, तो ये केमिकल्स कैसे रिएक्शन करेगा, ये किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है, तो हर एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ये उस पर क्या रिएक्शन देगा, तो वो आउटपुट्स आपको रादर देन वेटिंग ऑफ मंथ्स यू कैन गेट इन फ्यू डेज। ठीक है। सेकंड, हम जब बात करते हैं प्री मेडिसिन ट्रायल्स के अंदर, उसके अंदर ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है कि वो जो मेडिसिन मॉलिक्यूल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ये डेटा कहाँ से आएगा? ये जो हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है ऑलरेडी, इंडिया के पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे पास बहुत बहुत डेटा है। उस डेटा को सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करने की जरूरत है। तो कोई भी मेडिसिन ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से इंपैक्ट करेगी। ठीक है। थर्ड, बहुत सारे प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये कर सकती है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सबको हेडेक होता है, मेरे हेडेक का रीजन कुछ और हो सकता है, आपके हेडेक का रीजन कुछ और हो सकता है, इनके हेडेक का रीजन कुछ और हो सकता है, बट हमारे लिए अभी क्या वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं एक सिंगल मेडिसिन। ठीक है। एआई यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है कि योर बॉडी टाइप इज दिस इज व्हाई यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस बहुत अच्छे कर सकते हैं। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे आता है हमारा को स्ट्रीम कोलैबोरेशन।
जो एआई एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल टीम है जो उसको बनाएगा, उसको भी इनपुट्स चाहिए। ठीक है। तो जो फार्मास्यूटिकल जो स्टूडेंट्स हैं, दे कैन गिव दैट डेटाबेस, दे कैन गिव दैट कंसल्टिंग, दे कैन गिव दैट एक्सपर्टीज टू दोज पीपल। दे कैन वर्क ऑन कि ठीक है, मैंने पिछले 10 साल से ये रिसर्च किया, दीज आर द डेटा इन फ्रंट ऑफ मी, इसको एआई के थ्रू वी कैन गो इन दिस फॉर्म। तो वहां पे कहीं ना कहीं को कोलैबोरेशन के अंदर दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। अच्छा सर, आपने को कोलैबोरेशन की बात की। अब इसमें क्योंकि ये नॉन टेक्निकल बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो ये कैसे एआई को लर्न करेंगे और कैसे डिलीवर करेंगे? सर एआई की फ्रंट एंड की जब हम बात करते हैं तो दे कैन यूज़ द एआई फॉर देयर, जैसे मैंने बताया, प्री क्लिनिकल, प्री मेडिसिन ट्रायल्स, या किसी भी नई मेडिसिन को जब उन्होंने बनाना तो उसके कंपोनेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, ये एआई इनको बता सकता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। जब को कोलैबोरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो अगर मैं एक फार्मा स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 5 साल से किसी रिसर्च में हूँ, तो मेरे पास ऑब्वियसली एक अच्छा डेटाबेस होगा, एग्जैक्टली। ऑथेंटिक डेटा होगा जो बाकी लोगों को हेल्प कर सकता है। वो जो ऑथेंटिक डेटा है उसको मैं कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करवा सकता हूँ मेरे एआई के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निकल पीपल। ठीक सर, ऐसी फार्मेसी के साथ ही कनेक्टेड एक और हेल्थ केयर के साथ एसोसिएटेड है फील्ड नर्सिंग का, तो नर्सिंग वाले बच्चों के लिए भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? नर्सिंग वाले बच्चों के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट क्योंकि हम हेल्थ केयर में काम करते हैं तो हमको बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल एक्सपोजर नहीं है। चलिए एक्चुअल एक्सपोजर की बात भी करते हैं। दे डोंट हैव द रियल ह्यूमन बॉडीज टू वर्क ऑन, और they have one body on which multiple students are working turn by turn. ठीक So है। वो actual exposure बच्चों को नहीं मिल रहा है। So हम QWorld में भी work on immersive solutions. So nursing students के लिए virtual reality backed by AI, training solutions, modules, वहाँ पे बच्चे सिर्फ VR के थ्रू दे आर डूइंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग ट्रेनिंग ठीक है। एक्टिविटीज, CPR से लेके द बेसिक सूचरिंग और हाउ टू अटेंड अ ह्यूमन बॉडी पेशेंट जब आता है, वो सारी ट्रेनिंग चीज़ें VR पे हो रही हैं। और हमारा जो VR का मॉड्यूल्स बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, नाउ दैट इज ऑल एडमिनिस्ट्रेड बाय, मॉनिटर्ड बाय AI। अब ओके। AI आपको देख रहा है जब आप एक एक एक्टिविटीज उसमें परफॉर्म कर रहे हो, AI आपको मॉनिटर कर रहा है आपकी हर एक्टिविटी को, और उसके एंड पे आपकी असेसमेंट AI कर रहा है कि आपने इस पूरी एक्टिविटी को ठीक से किया कि नहीं, आपने जो ठीक है। लर्न करा आप उसको ठीक से कर पाए कि नहीं। अब आपके पास एक पूरी प्रिसिशन वाली, एकदम नॉन मिस्टेकेबल जो होता है और नॉन बायस्ड आपके पास एक रिपोर्ट आ जाती है जो आपके प्रोफेसर्स को जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस स्टूडेंट इज रेडी and the Okay. student is not ready, or this student needs more time. I Now see. more time, he just wears the device and he just starts again practicing the particular activity ठीक है। again under the supervision of AI. तो ये चीज़ें इतनी easy हो गई हैं बच्चों के लिए because उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि वो एक चीज़ को कर रहे हैं, और एक ऐसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको बार बार ये नहीं परेशान होना पड़ रहा कि मेरे पास ये जो बॉडी पार्ट है सिमुलेशन वाला, ये कुछ देर के लिए है। हाँ, आपके पास डिवाइस है, आपके पास उसमें मॉड्यूल है, आप उसमें प्रैक्टिस आप अपने टाइम और अपने पेस के हिसाब हाँ, से सो वो व्हेन वी कॉल इट सेल्फ पेस्ड लर्निंग। Right. सो सेल्फ पेस्ड लर्निंग रहती है which is being again monitored by AI, so it's a perfect combo. So nursing में AR, VR, MR is majorly used, and telemedicines, that is something which again is a good opportunity for students to get into. वो भी AI के अंदर ही आता है। अब जब हम नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बहुत टाइम उनको ट्रॉमा केसेस में काम करना पड़ता है, तो they might have used the softwares जहाँ पे facial recognition के साथ that gives you the vitals of the patient then and there, which Okay. gives them a predictive analysis, जो मेरे को अब क्या स्टेप लेना है कि ओके इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है या इनकी इंजीनियरी ऐसी है, अब मेरे को इनको ये दवाई देनी है फिलहाल फॉर द फर्स्ट एडर्स। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल अवेलेबल थ्रू एन न्यू AI सेटअप और द सॉफ्टवेयर विच आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स नाउ। ठीक तो है। इसीलिए हम आज की डेट में जब बात करते हैं बच्चों को, हम ये बोलते हैं कि डोंट जस्ट बैकअप, एलिवेट योर सेल्फ, वर्क विद दिस टेक्नोलॉजीज सो दैट यू आर नॉट लैग बिहाइंड। धीरे धीरे सब हॉस्पिटल्स में भी यही चीज़ें आ रही हैं, सो दे ऑल्सो वांट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर टू नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज एंड वर्क विद इट। सर ऐसी एक एरिया आ जाता है हमारा लॉ का।
अब लॉ के में बड़ा लोगों को अचंभा होता है कि कैसे एआई उनको हेल्प कर सकती है, Yes. ये लीगल प्रोफेशन वाले लोगों को लिए, तो उसमें क्या संभावनाएं हैं सर? सो लॉ के अंदर तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। लॉ की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में थोड़ा स्लो पेसिंग है, बट इंडिया के अंदर एआई के जब हम बात करते हैं तो लॉ के अंदर बहुत रैपिडली आ रहा है। देर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल जहाँ पे आप बहुत सारी प्रिडिक्शंस ले सकते हो। ओके, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ एआई इंजन विच इज कीरा सिस्टम्स। कीरा सिस्टम। कीरा सिस्टम्स। ओके, तो कीरा सिस्टम्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है, और ये ऑलरेडी आपको मिल भी जाएगा। प्रैक्टिस हो रहा है। यस, तो कीरा सिस्टम के अंदर यू जस्ट पुट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पुट ऑन ऑल द डिटेल्स ऑफ योर केस, इट कैन गिव यू द प्रेडिक्शन, जहां पे उसकी प्रेडिक्शन 70% एक्यूरेट जाती है कि आप इस केस के अंदर क्या प्रेडिक्शन आएगा। ओके, तो कीरा सिस्टम इज समथिंग विच इज हेल्पिंग द लॉ स्टूडेंट्स। उसके अलावा रॉस इंटेलिजेंस एक सॉल्यूशन है, केस माइन एक एआई सॉल्यूशन है, ठीक जहाँ है। पे लॉ स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके से उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। लॉ के अंदर हम एक चीज़ और समझते हैं सर, अभी मान लीजिए लेट्स से कि ABC के केस में मुझे कुछ अपडेट चाहिए, मुझे चाहिए कि यार इस केस में क्या प्रेडिक्शंस रही हैं, क्योंकि आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स को हाई कोर्ट फॉलो करता है, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स को कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंट्स बनते हैं। यस, तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि मान लीजिए मेरे लेट्स से कि मेरा एक केस है, लेट्स से कि वो 320 है, 387, किस कोई भी एक मेरा केस है, अगर मुझे ये देखना है कि किस किस कोर्ट का, किस हाई कोर्ट का इस केस में कितने, इस सेक्शन में कितने केसेस हैं और उसका आउटपुट क्या रहा है, तो या तो मुझे आई हैव वन ऑप्शन कि मैं वो बुक्स में देखूं, ठीक है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अदरवाइज आई हैव अ सिंपल ऑप्शन कि मैं रॉस इंटेलिजेंस में या मैं केस माइंड सॉल्यूशन यूज करूं, और आई कैन जस्ट सिंपली गेट ऑन अ क्लिक कि मेरे सामने इतने सारे केसेस आ जाएंगे। उसमें मुझे परसेंटेज भी पता लग जाएगी कि इसके अंदर मैक्सिमम केसेस का विन हुआ है, मैक्सिमम केसेस लूज हुए हैं तो किस रीजन से हुए हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट लॉ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग। तो ठीक है। एआई इज एक्चुअली रेवोल्यूशनाइजिंग द लॉ सेगमेंट ऑल्सो। लॉ के केस में सर एक और इशू आता है जो हम एक नेशनल प्रॉब्लम भी है कि कोर्ट्स दे हैव सो मेनी केसेस यस, एंड जस्टिस गेट्स डिलेड। तो क्या एआई हेल्प कर सकती है कि ये जो डिले है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए आने वाले टाइम में एआई के थ्रू? एब्सोल्युटली कर सकती है सर। एआई बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज़ को कर सकती है। आई कैन गिव यू एन रियल एग्जांपल। जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, हाँ जी, चंडीगढ़ के अंदर पहले आपके जब चालान कटते थे तो आपको कोर्ट में जाके भुगतना पड़ता था, Very या पेशी होती थी, वो पूछता था आपने फास्ट ड्राइविंग क्यों की, आपने लाइट जंप क्यों की। अभी इट्स अ वर्चुअल कोर्ट। यस यस यस, नाउ इट्स अ वर्चुअल कोर्ट। अब वो आप समझिए कितना सारा लोड उन जजेस के ऊपर से कम हो गया। यस यस, वेरी कि अब इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। आप अपना चालान भरिए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है यू जस्ट पुट योर इनपुट्स, और वहाँ से वो रिवोक करना है या उसको कंटिन्यू करते हैं वो चालान को, वो सब वर्चुअल कोर्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर की जा सकती हैं। जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी की प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, वो बोलता है ये मेरी है, ये मेरी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक एंड पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी थी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अगर जब कनेक्ट हो जाएंगे तो मुझे लगता है ये इशू बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी। बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। ये तो हमारी बहुत बड़ी एक नेशनल इशू है जी। अगर ये ऐसे हो जाता है तो ये तो अचंभा ही होगा। ऐसी एजुकेशन के एरिया में जो स्टूडेंट्स टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये हमारे जैसे टीचर्स के लिए भी एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। सो एजुकेशन में इट्स अ, हम जिसको बोलते हैं एडटेक, इट्स अ वेरी बूमिंग हाँ, वर्ड। यस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों yes, है yes. दोनों के, बट ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एआई इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल, जहाँ पे नॉट ओनली द स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड बट टीचर्स को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। एआई से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अलग अलग इंजन्स हम यूज़ कर रहे हैं या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, वहाँ पे बच्चा और टीचर दोनों बहुत बेनिफिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ रेडिली अवेलेबल टू देम। एंड आप उस इंफॉर्मेशन के साथ आप उसको कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, और लेट्स से अब अगर हम एग्जांपल देते हैं किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का जहाँ पे आप एक टेस्ट दे रहे हो या आप कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, वो आप जितने टेस्ट दे रहे हो वो आपके पैटर्न को रीड कर रहा है और वो आपके अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, आप इसकी तैयारी ज़्यादा करें
सेम वे अगर वो स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है कि उसकी वीकनेस बता रहा है, तो टीचर को भी ये बता रहा है कि आपको इन स्टूडेंट्स पर फोकस करना है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि हमें स्लो लर्नर्स और एडवांस लर्नर्स Yes. आइडेंटिफाई करने होते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग का जो यहाँ पे मोड है वो बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ जो प्रिडिक्शन आपकी जो आनी है बच्चे को लेकर कि ठीक है अगर हम इस बच्चे को ऐसे पढ़ाएं या इसको ऐसे वे आउट में सोल्यूशन को दें तो क्या पता है इसकी लर्निंग इससे इम्प्रूव होगी, क्योंकि वी नो दैट देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। Yes. हर बच्चे की लर्निंग कर्व सेम नहीं हो सकता, हर बच्चे का लर्निंग पैटर्न ऊपर नीचे होता है। तो ये सॉफ्टवेयर उस लर्निंग पैटर्न को रीड करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कस्टमाइज कर देगा एजुकेशन को और Absolutely, बच्चे को sir. पर्सनल अटेंशन मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल वो 101 पर्सनलाइज लर्निंग, पर्सनलाइज पेस ऑफ लर्निंग उस पर काम करता है, बिकॉज ये आपकी लर्निंग पेस को लर्न कर लेता है। उसके बाद वो आपको वो सोल्यूशन देता है कि हाँ अब आप इसको ऐसे करें या इस एरिया को ज़्यादा ध्यान दें, ये वाला एरिया आपका सॉर्टेड है। यस, यू नो, सो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी क्लियर होता है कि हाँ ठीक है, यू नो, क्योंकि देखिए क्लास में जब बैठे होते हैं तो बहुत टाइम एक शर्मा शर्मी भी रहती है कि मैं ये सवाल पूछूं नहीं पूछूं, अच्छा पूरी क्लास को समझ में आया पर मुझे नहीं आ रहा है, तो द चाइल्ड रिमेन्स विद दैट डाउट। पर जहाँ पे आप ये सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि मेरे को किसी को जवाबदेही नहीं है, कोई मेरे को जज नहीं कर रहा, मैं अपने पेस पे इसको लर्न कर रहा हूँ। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग दोज असेसमेंट्स, जहाँ पे एआई आपको बोलता जा रहा है कि हाँ ओके यू हैव डन इट राइट, इट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड। सो एंड आई थिंक द सेम थिंग इज यूज्ड बाय द टीचर्स एज वेल नाउ। इसमें आई कैन ऐड समथिंग। श्योर सर। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में जब से एनईपी आया अब तो फिर भी कुछ चेंजेस हैं। एनईपी से पहले की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर जो एग्जाम्स होते थे वो एक पैरामीटर था ये सोचने का या समझने का कि बच्चे को याद कितना है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल एजुकेशन या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स नहीं थे। पूरे साल आपको जो पढ़ाया आप यू जस्ट हैव टू नोट डाउन ऑन योर पेपर और आपके कितने मार्क्स आएंगे उस पर ये होता था कि आप कितने इंटेलिजेंट है। अब तो क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस सब कुछ चीज आ गया। अब अगर हम बात करते हैं जैसे संदीप ने बताया बहुत अच्छा भाई एक पॉइंट है एआई कहाँ यूज हो सकता है। तो जो टीचर्स हैं वो लेसन प्लानिंग में इसको यूज कर सकती है। अच्छा। दे कैन ऑल्सो यूज फॉर मिसकंसेप्शंस मैपिंग। आई सी जी, तो बहुत सारे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर जहां पे बच्चे लेट से कि 5th क्लास का मैं कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैंने वो गलत किया तो द सिस्टम विल एनालाइज कि ठीक है दिस इज वो टॉप 4 मिसकंसेप्शंस को लेके चलता है अपने साथ। अगर मैंने क्वेश्चंस को गलत किया तो ही विल अंडरस्टैंड कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया है, तो ये एक मिसकंसेप्शन इसके अंदर है। फिर वो मुझे क्लास 4 की ग्रेड पे लेके जाएगा, 3 से लेके जाएगा, देन इट विल एनालाइज कि ठीक है क्लास 3 से मिसकंसेप्शन इसके दिमाग में चल रही है। ओह ग्रेट। और फिर उसके बाद वहां से वो मुझको ईजी करना शुरू करेगा। ईजी करने के बाद वो साथ साथ मुझे प्रॉम्प्ट भी देगा कि दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, एंड देन इट टेक्स यू टू द मिसकंसेप्शन मैपिंग जहां पे वो मिसकंसेप्शंस को खत्म करते हैं। तो बच्चा जब उस मिसकंसेप्शन से बाहर आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक अच्छे नॉलेज स्केल पे होगा। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो वो अपना जो करियर है कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। और टीचर्स ने आगे जाके जो दूसरे फील्ड्स हैं हमारे वहाँ पर भी टीच करना है तो उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं सर। मैनेजमेंट का एक फील्ड है जो रह गया है सर, तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को एआई कैसे हेल्प कर सकती है सर? मैनेजमेंट स्टूडेंट्स मतलब आपके सामने एग्जांपल बैठे हुए हैं, सो हम खुद मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। और सो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, दैट डज नॉट मीन दैट आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। रादर यू आर एट द फ्रंट एंड और आप उन एआई टूल्स को यूज़ करें अपनी सहूलियत के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने काम के अंदर। अब कुछ करियर्स हैं जो मैनेजमेंट की फील्ड में एआई से रिलेटेड हैं और वो काफ़ी कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल्स। सो समथिंग लाइक एन एआई मैनेजर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, आपके पास कंसल्टेंट्स आते हैं, डेटा एनालिस्ट आते हैं, बिजनेस एनालिस्ट आते हैं। अब ये सारी जो ऑब्जर्वेशन नई ओपनिंग्स आ रही हैं, नई ओपनिंग्स हैं। जैसे हम अभी ऑलरेडी व्हाइल आई काउंसिल स्टूडेंट्स, मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ कि 2030 तक जो पूरा वर्ल्ड ऑफ वर्क है जिसको हम कहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट ग्लोबली, वो पूरा चेंज हो जाएगा। बहुत सारी जॉब्स, अराउंड 89% जॉब्स जो है वो ऑब्सोलीट हो रही हैं। बट वो ऑब्सोलीट होने का मतलब ये नहीं कि वो चलेगी तो आपके पास नहीं है, उतनी ही लेवल की नई जॉब्स आ रही हैं। तो आपको अपने आप को एलिवेट करना है, अपने आप को ऑग्यूमेंट करना है। सर जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं अल्टीमेटली दे हैव टू वर्क इन द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट।
Absolutely. They have to manage the whole thing, right? अब वो management of thing के अंदर आपको ये नहीं करना है कि ये मेरे को AI will replace me. No, it will not. You need to work on those tools. और वो tools work करने के लिए आपको technical knowledge नहीं चाहिए because वो बना हुआ product है. You need to learn to how to work the tool. अब इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का. चैट जीपीटी हर बंदा यूज कर रहा है आज की डेट में, बट आप चैट जीपीटी को कितना एफिशिएंटली यूज करोगे वो आप पे है. फॉर दैट यू नीड टू नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको प्रॉम्प्ट्स कैसे देने हैं. एग्जैक्टली. आपने अगर किसी को बोला कि यार मेरा बिजनेस का प्रॉफिट एनालिसिस करके दे दो इस साल का, चैट जीपीटी अंदर से आंसर आएगा LOL. You know, he'll laugh on you. He said like, give me some data points, right? That's how I'll give you an answer. तो आप उसके अंदर आप बोलोगे ये मेरे फिगर्स हैं 3 क्वार्टर्स की, अब आप इसको एनालाइज करो, ये मेरी चीजें हैं, अब आप मेरे को एक फिगर पे आके बताओ. That's what the management students work. आपको अपनी नौकरी बचानी है, अपने बॉस के पास जाके फटाक से बोल दोगे बॉस, see I've got the good analysis, right? Because now you've given the right data input to it. So आपकी prompt engineering बहुत important होनी चाहिए. So sir, it's a great relief for us because not just BTech students, even the other students, they will get benefit out of it. तो बहुत सारी आपने possibilities बनाई है. तो सारा जो बिल्कुल लग रहा है जैसे हम सोचते थे कि ये सिस्टम को टोटली चेंज कर देगा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को है, वैसे ही लग रहा है. हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरेटिंग जॉब्स, बट एट द सेम टाइम certain myths are there, certain misconceptions are there among the students particularly कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद है ये बहुत सारी जॉब्स को खा जाएगी. तो अभी मैंने एक मैकेंसी की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बाय 2030 800 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट. तो क्या ये सच है? तो क्या होगा आगे आने वाले टाइम में? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मिथ्स की हम बात करते हैं कि देखो AI को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं. जैसे आपने बताया कि 800 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट. कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर जगह से टेक्नोलॉजी अपने आप को एलिवेट कर रही है. अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन वहीं रहना चाहता है. आप एक चीज़ समझिए, जैसे अगर हम पुरानी बात करें कुछ भी, पहले लड़ाइयाँ वॉर्स होती थी तलवार से भालों से. आज आप लड़ सकते हो, वो नहीं कर सकते हो. पहले हाथी घोड़े से लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, आज आप फ्लाइट लेते हो 2 घंटे में आप दूसरे कोने में पहुंच जाते हो. तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट हुआ है. उनके ऊपर काम करने के लिए ही हमें ह्यूमन चाहिए. ठीक. लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ घोड़ा चलाना आता है और मैं कार नहीं चला सकता हूँ, तो यू आर एब्सोल्यूट, तो आप खत्म हो जाओगे. तो जो 800 मिलियन जॉब्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो जॉब्स हैं जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा. जो मैंने पहले आपको बताया, ह्यूमन 1.0 से हमें ह्यूमन 2.0 बनना पड़ेगा. कहीं ना कहीं आपको स्किलिंग पे काम करना है, इवॉल्वमेंट पे काम करना है, ह्यूमन की नॉलेज पे काम करना है. तो सर इसका भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए, ह्यूमन 1.0, ह्यूमन 2.0. तो ह्यूमन 2.0 में इंटीग्रेशन हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ. सर ह्यूमन 1.0 है जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं. ह्यूमन 2.0 की जब मैं बात करता हूँ तो यस, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी. यू शुड हैव अ गेट गुड नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी. यू कैन वॉक विद द टेक्नोलॉजी द वे टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे बीच में ड्यूरिंग पॉडकास्ट चैट जीपीटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब चैट जीपीटी की जब मैं लास्ट ईयर तक की बात करता हूँ तो उसके ब्रेन को जब एनालाइज किया गया वो 9 साल के एक बच्चे के बराबर था. आई सी. अभी 2025 के अंदर वो 14 साल के एक बच्चे के बराबर है. अच्छा. और 2025, 6, 7 तक तो वो ऑब्वियसली वो और मैच्योर होगा. अच्छा जी, तो ये भी एक एवोल्यूशन चल रही है. यस, ये भी एक एवोल्यूशन है. तो 9 साल के बच्चे से जिस तरीके से आज आप बात करो, 14 साल के बच्चे से आप वैसे नहीं कर पाओगे, 25 साल के बच्चे से आप वैसे नहीं कर पाओगे. तो यू ऑल्सो हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ. इट इज सिंपल एज दैट. हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ ऑल्सो. मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने 2003 में 10th की, लेकिन अब जब तक मैंने वो पढ़ा और उसके बाद की जो जॉब्स अवेलेबल थी वो बहुत चेंज था. और अभी जो मान लीजिए 5th या 6th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं या 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, जब तक वो इस स्टेज पे आएंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें फिर चेंज हो चुकी होंगी. तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इंडस्ट्री और एवरीवन इज गोइंग विलिंग टू वर्क थ्रू AI, yes, but they want to work with the skilled man force. Yes, स्किल चाहिए. स्किल चाहिए. अब हम जब ये एग्जांपल दे रहे हैं, हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत AI को बहुत मेजरली यूज़ करा है. मैं एक एग्जांपल लूँगा एवियन वाटर का. पर्सनली विजिटेड द प्लांट. वहाँ पे दे वर सेंडिंग वाटर क्रेट्स
ठीक है, जो उनका प्रोडक्शन लाइन थी, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है वो पानी. द फन पार्ट वाज कि आई कुड ओनली सी स्मॉल रोबोट्स वर्किंग, और हार्डली इतनी बड़ी फैक्ट्री में मेरे को सिर्फ 8 से 5 जने दिखे जो बेसिकली उन रोबोट्स को मॉनिटर कर रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं. रेस्ट एवरीथिंग, द एंटायर प्रोडक्शन लाइन, वो पानी आई थिंक इट एवियन वाटर गोज टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द शिपिंग continent wise, country wise was all managed by those tiny robots. Amazon does it in a very perfect way. अभी US में बहुत चल रहा था कि Amazon के workers were like on thing that आप लोग हमको हटा रहे हैं because आपने robots employ करे हैं. बिल्कुल. But then also keeping in mind आपने अपने आप को upskill नहीं किया है. You need that manpower to actually work on those particular machines, work on those robots, supervise them, program them, मेक देम अंडरस्टैंड कि ये क्या करेंगे, इनका आउटपुट कैसा होना चाहिए. उसके लिए ह्यूमन फैक्टर इज ऑलवेज देयर. तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है, इट इज अबाउट अपस्किलिंग एंड देन गेटिंग इनटू द न्यू रोल. दैट इज व्हाई वी से एलिवेट योरसेल्फ, गेट ऑन टू ह्यूमन 2.0, बिकम 2.0. इसका मतलब ये हो गया कि हमें डरने की बजाय अपना जो स्किल है वो अपग्रेड करना पड़ेगा एआई के थ्रू. जी, रीस्किल करें, रीस्किलिंग, अनलर्न करें और लर्न करें. दैट इज द वे फॉरवर्ड. स्किलिंग का एक सिंपल फंडा है, यू हैव टू बी वेरी अजाइल. आपको इतना अजाइल होना चाहिए. लर्निंग अनलर्निंग, जैसे संदीप ने बताया, वो एक फैक्टर है. आप आज लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आज मैंने XYZ स्किलिंग के साथ हूँ, मैं जब नेक्स्ट किसी कंपनी में जाऊंगा उसका कल्चर और स्किल सेट टोटली अलग होगा. वहाँ पे जाके मुझे उस चीज़ को सीखना है. अगर मैं ये रजिस्ट हो जाऊँ कि नहीं दिस इज समथिंग मैं नहीं सीख सकता है, मैं तो ये सीख के आऊँ, मैं इसी पे काम करूँगा, देन उस कंपनी में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है. तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा मिथ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब वो नहीं होने वाला. जैसे संदीप ने बताया रोबोटिक, तो रोबोट्स एक व्यक्ति का काम नहीं है बनाना. उसके लिए भी नीड अ फ्लीट ऑफ इंजीनियर्स. बिल्कुल, एक वो बड़ी वर्कफोर्स चाहिए ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको इतने सारे रोबोट्स बनाने के लिए. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है कि रादर देन जहाँ पे आप सिर्फ एक वेयरहाउस में काम कर सकते हो, आप अपने आप को एलिवेट कर सकते हो उन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए. आई कैन रिकॉल के सर 1986 में जब राजीव गांधी के टाइम पे कंप्यूटराइजेशन इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो बहुत सारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इसका अपोज किया था. लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं over the so many decades the number of jobs in computers and IT industry they have grown by so many times. तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही AI के एरिया में भी होने वाला है. क्या मैं ठीक हूँ? आप सर बिल्कुल ठीक है. मैं तो मतलब मौका ढूंढ रहा था इस बात का ऊपर लाइट देने के लिए, बिकॉज लाइक द टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं AR VR MR, राइट. ये एक नई टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी, बट अगर आप VR बहुत इंडिया में नया है, बट अगर हम देखें UK में VR पुराना हो गया. दे आर नाउ वर्किंग ऑन MR विच इज़ मिक्स्ड रियलिटी. अब जो हम वो एग्जांपल कंप्यूटर्स का ले रहे हैं, वो सेम एग्जांपल इज़ विद AR VR एंड MR, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है ये आज के अब अभी तक गेमिंग में लोग यूज़ कर रहे थे VR को, अब हम स्टडी में यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च में यूज़ हो रही है, आर्मी में डिफेंस में यूज़ हो रहा है. MR मिक्स्ड रियलिटी, प्रिडिक्टिव रियल टाइम डेटा, रियल टाइम कनेक्टिविटी, यू नो ऑल दोज थिंग्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस इमर्सिव सोल्यूशन. आज से 5 साल बाद आप देखेंगे कि आपका AR VR MR इज इनटू एवरीथिंग. आप ऑलरेडी आप फूड ऑर्डर करते हुए आप AR को यूज़ कर रहे हैं, आप खाना ऑर्डर करते हैं, आप ऑर्गुमेंट कर रहे हैं पिक्चर को. मेरे ख्याल ये जो बच्चे रीलें बनाते हैं फिर उसमें फिल्टर यूज करते हैं, दिस इज AR, दिस इज अगेन AI सर. एंड जो वो बच्चे गेम्स खेलते हैं दैट इज वर्चुअल रियलिटी, दैट इज ऑल देयर. अब आप उस वर्चुअल रियलिटी को आप मल्टीपल स्टेट डोमेन्स में यूज़ कर सकते हैं. ट्रेनिंग पर्पसेस से, नर्सिंग की बात कर रहे थे हम, डिफेंस में बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेनिंग में बात कर रहे हैं. तो वो एक जैसे हम एक लैपटॉप हर जगह यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर हर जगह यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही AI हमारे सिस्टम्स में घुस चुका है. एवरी डे वी आर यूजिंग इट बाय नोइंग और अननोइंग इट. और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं रिलेटेड टू AI, वो धीरे धीरे विल रिप्लेस एवरीथिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट. So we need to keep our eyes and minds open for AI. Welcome it in open arms. That's it. Great, sir. It's a big relief for us कि jobs में के particularly for the students and those who are working in industry, उनके लिए तो बहुत बड़ी relief की बात है कि जी AI, what our esteemed guests they are telling us कि जी AI is not going to eat up their jobs, rather what we need to have is कि reskilling करें
और उसको अडॉप्ट करें अपनी प्रोसेसेस में एआई को, और उससे हम उसका एडवांटेज ले सकें एफिशिएंसी में, कॉस्ट कटिंग में। एब्सोल्युटली। तो अब क्योंकि हमने इतनी डिटेल्ड डिस्कशन किया और टाइम हमें अभी अलाउ नहीं करता इस पॉडकास्ट को और आगे लेके जाएं, विल ट्राई टू हैव अनदर पॉडकास्ट नेक्स्ट टाइम राइट ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर जाते जाते क्या आप सम अप करना चाहोगे, क्या पॉइंट आप बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके मैं एक सिंपल चीज़ बोलूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक इट इन कि तुम्हारा दुश्मन है। मैं बहुत एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। नासा का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था वाइजर। उस टाइम में उसके अंदर जितना एआई यूज़ किया गया था उसका 10x एआई आज हमारे स्मार्टफोन्स में है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो लेबरर है, चाहे वो एक कंपनी में काम करने वाला सीईओ है, वो हम आज एआई को यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई आपको एलिवेट ही करेगा, आपको कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज ही करेगा और आपके लाइफस्टाइल को, लाइफ स्किल्स को भी बढ़ाएगा। तो एआई से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट इट एज योर डेली स्किल। ग्रेट सर, ग्रेट। दिस इज समथिंग आई जस्ट वांट टू से। संदीप सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं एग्जैक्टली जो अविनाश ने बोला है मैं उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री विद इट। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर स्किल सेट। और मैं हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ कि आगे के नेक्स्ट 5 to 10 years में मोर देन योर डिग्री, योर स्किल विल बी द करेंसी यू हैव टू लिव ऑन। तो उस स्किल सेट के अंदर एआई को भर लीजिए। आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आप उसको और यूज़ करें, आप उसकी तह तक पहुँचें। आप उसको ये देखें कि वो आपके पर्टिकुलर प्रोफेशन में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और उसको आप कितने एफिशिएंटली अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट रीस्किल योर सेल्फ एंड आई थिंक विल बी इन अ बेटर स्पेस। बिकॉज मानो या नहीं मानो, या डरो या नहीं डरो, जो भी कह लो आप, ये टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी पेनिट्रेटिंग इनटू आवर डे टू डे लाइफ। Bound to come. It is bound to come. Nobody will stop it. It will elevate, and it will also elevate itself. Yes. So it's a very high time for us कि हम लोग अपने आप को एलिवेट करें। बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई है हमारी हर एस्पेक्ट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसको इतने कम टाइम में हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे गेस्ट ने हमें इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो एनलाइटनमेंट की है, मैं उसके लिए दोनों अपने एस्टीम्ड गेस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। वो हमारे स्टूडियो में आए, हमें टाइम दिया, और इस आशा के साथ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो टीचिंग कम्युनिटी है हमारी, वो अब उनके मन में जो भी डर होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे, और वो एक नए जोश के साथ, एक नए एनकरेजमेंट के साथ, वो विगर के साथ वो आगे काम करेंगे एआई को अडॉप्ट करने के लिए, और अपनी डे टू डे लाइफ और अपनी करियर बिल्डअप के लिए एआई को अडॉप्ट करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू वंस अगेन माय ऑडियंस एंड माय एस्टीम्ड गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस एआई के अलग अलग पहलुओं पर बात करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई एस्पेक्ट नहीं कवर किया जा सका, तो आप कृपया करके हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, एंड विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एंड विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।